हाँ भाई, सभी का वेलकम है मानस एजुकेशन अप पर। जो अपनी पॉलिटी की जो अब अगली क्लास होने वाली है संविधान की, इसमें पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो ये सभी को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना। और अपने यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के लिए फिर जो भी अदर एग्जाम है तुम्हारे जो होने वाले हैं, इसकी चल रही है, ग्रुप डी में भी शायद तुम्हारी जो पॉलिटी वगैरह पूछी जाती है, या फिर जो भी एग्जाम है हमारे सीटी के राजस्थान में एग्जाम होने वाली, फिर राजस्थान में कोई भी एग्जाम है जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। तो ये क्लास सभी एग्जामों के लिए तुम्हारे लिए एक कारगर और एक तुम्हारी जो सफलता की सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अपन पॉलिटी पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं और एक जल्दी रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम सब कुछ जानते नहीं, लेकिन उसमें है कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े और अपन उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए जो अपन दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अपन यहाँ पे जो आज की क्लास अपनी 4 नंबर की जो क्लास होगी यहाँ पे तो देखो अपनी जो अगला टॉपिक बताओ अपन क्या है। देखो यहाँ पे अगली जो क्लास है यहाँ पे संविधान सभा नहीं है, ठीक है। संविधान सभा का टॉपिक आज नहीं है, ठीक है। अब आज क्या है, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की विशेषता भाई जो क्या विशेषता थी अपने सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपना टॉपिक क्या है, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो उनके बारे में जो भी प्रश्न बनता है अपने यहाँ से, तो वो चीज़ यहाँ पे याद करते हुए चलेंगे। और ध्यान रखना जहाँ भी कोई भी शब्द तुम्हारे बीच में आता है, मैं जो चीज़ बताता हूँ तुम्हें, वो एग्जाम में कोई सी एग्जाम में तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा ना। ये वही चीज़ है जो जहाँ से प्रीवियस एग्जाम को मैंने सारा एक सार संग्रह करके जो भी किताब है वहाँ से पूरा कलेक्ट करके चीज़ों को यहाँ पे लिया है ना, थ्योरी को। इसलिए मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी पढ़ा सकता, तो मैं एमसीक्यू भी करवा सकता था, लेकिन मैं लास्ट में कराऊंगा एमसीक्यू, ठीक है। जब अपनी क्लास के सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में बीच में एमसीक्यू भी करते रहेंगे। तो अपनी थ्योरी को पूरी डिटेल से पढ़ते हैं ना। तो चलते हैं आज की क्लास में संविधान की प्रमुख विशेषताएं वो क्या क्या है। इससे पहले अपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, और संविधान सभा में भाई तुम्हें पता है कि संविधान सभा अपनी कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी। उसमें 399 सदस्य थे पहले, उसके बाद में कितने हो गए थे 299, जिसमें 15 तो महिला सदस्य थी बाकी। और तुम्हारे 284 सदस्य बताओ कब थे, जब अपने जो फाइनल हस्ताक्षर हुए थे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पे हस्ताक्षर हुए थे। और अपना संविधान कब लागू हुआ था बताओ, 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन को क्या मनाते हैं अपन, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और अब 2015 में सरकार ने घोषित किया था कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि हमारे भी देखो ऐसे में क्या होता है कि सरकार अभी आदेश जारी कर दिया आज, है ना, कि भाई सभी जो है पंचायतों में, जैसे हम पंचायत में जाते हैं ना, तो सभी जो कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार के ऑर्डर होते हैं कि भाई तुम जिस दिवस घोषित करो उसको मनाओगे भी ना। तो ये ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो बता देता हूँ तुम्हें। तो अपनी जो ये अपने ने कल पढ़ लिया था, इसके बाद में अपने ने भाई राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ा, राष्ट्रगान के बारे में पढ़ा, कब अपनाया कब क्या किया, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने तुम्हें कल की क्लास में पढ़ा दी थी। तो ध्यान रखना ना, इस हर चीज़ को याद करना है तुम्हें, ठीक है। चलो अगली आज की क्लास पर अपने शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको मैं तुम्हें वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्जाम के रिलेवेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें मैं सीरियस, तो मेरा चेहरा दिखता है लेकिन मैं सीरियस हूँ नहीं वैसे, लेकिन जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से चीज़ों को लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। तुम्हें PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है ना। टेलीग्राम चैनल बना मानस एजुकेशन अब, ठीक है। तो वहाँ से तुम टेलीग्राम इससे PDF लेके फिर जब तुम्हारी बुक भी आ रही है, तुम्हारी जो पॉलिटी की बुक भी अपनी आ रही है, ठीक है, बहुत जल्द, तो उसमें भी तुम उसको ले सकते हो वहाँ से। और यहाँ पे जो संविधान की जो प्रमुख विशेषता हम देखो अपन पढ़ते हैं कि संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। देखो एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो संविधान की प्रमुख विशेषता है सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा, जिसमें कितने अनुच्छेद थे उस टाइम 395, और अभी कितने 417 अनुच्छेद टोटल हो गए हैं, ठीक है। और कितने भाग है अभी, पहले कितने थे 22, और अब कितने हो गए बताओ, अब कितने भाग हो गए 25 भाग हो गए, ठीक है। 25 कौन सा भाग है जो उठाया गया है, तो कौन सा भाग है, एक 7 नंबर भाग 7 है, ठीक है। भाग 7 को उठा दिया गया है, मतलब निरसन कर दिया गया है उसका ना। भाग 7 क्या हो गया है, निरसन उठा दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना ना, भाग 7 उठा दिया गया है, ठीक है। भाग 7 का निरसन कर दिया गया है, ठीक है। और कितने अनुच्छेद थे पहले कितने थे 22, और अब कितने 25 भाग, मतलब कुछ अनुच्छेद यहाँ पे जोड़े गए। देखो 7 हटा दिया, एक तो उठाया और 4 जोड़ दिए गए। भाई आगे आएंगे कौन कौन से भाग हटाए, कौन कौन से जोड़े गए। देखो सबसे विश्व का सबसे लंबा है लिखित संविधान है। बताओ कब कितने वर्षों में बना था अपना संविधान, 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन, ठीक है, 8 दिन। तो याद रखेंगे ये चीज़ें। अगले अपन चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से ना। मूल संविधान में शामिल थे कितने 395 अनुच्छेद शामिल थे, अनुच्छेद कितने 22, और भाग 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी अनुसूचियाँ, अब 12 है, ठीक है। पहले कितनी थी 8 थी, कितनी जोड़ी गई 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई यहाँ पे। और अब कितने अनुच्छेद हो गए टोटल मिला के 417 नए अनुच्छेद आते हैं, जुड़ते हैं, कोई कानून बनता है तो नए अनुच्छेद भी जोड़े जाते हैं। जैसे भाई 14 से जोड़ा, इसमें अनेक अनुच्छेद भी जुड़े ना, तो उस हिसाब से अपने यहाँ पे भाग भी जुड़ते जाते हैं।
देखो अपने कौन कौन से भाग जोड़े थे, देखो भाग 7 को तो हटा दिया गया, ध्यान करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं भी कौन से भाग को उठाया गया था, तो कौन से उठाया गया था, भाग 7 को उठाया गया था। कहाँ से, संविधान, जो सब अपना संविधान में अनुच्छेद है तो वहाँ से भाग 7 को उठा दिया गया था। और देखो जोड़े कौन से गए थे ना, एक तो जोड़ा गया था अपने यहाँ पे जो 4 है, कौन सा है, मौलिक जो कर्तव्य है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है तो ये अपने यहाँ पे जोड़े गए थे, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सा बताओ, 9A और 9B, ये किससे संबंधित है बताओ, ये संबंधित है नगर पालिकाओं से, किससे, नगर पालिकाओं, नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय। और ये कौन सा है 9B, ये है सहकारिता, कौन सा है, सहकारिता, तो ध्यान रखेंगे सहकारिता बड़ा भागी हो गया। इसके बाद में अपना है ये है 14, ये भी अपने संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखना, तुमसे अगर प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन से संविधान के भाग हैं जो बाद में जोड़े गए थे, तो ध्यान रखना ना ये जोड़े गए थे। देखो एक तो है मौलिक कर्तव्य 4A ना, भाग 4A, उसके बाद में 9A 9B और ये है 14A, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 14A में अधिकरण, ठीक है। और इसमें जब डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आगे तुम्हें ये चीज़ सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। देखो इनका ये रूप लिख रखा है मैंने, 4 के 9 के 9 है और 14 का, तो ये अपने संविधान में नए भाग जोड़े गए थे। देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं तो समझ में आ रहा है। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, एक तो है कि भारत का संविधान है सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। इसमें देखो 395 अनुच्छेद पहले थे, अब कितने हैं, 470 हैं। पहले कितने थे, 22 भाग है, अब कितने 25 भाग है। और 8 अनुसूचियाँ अब कितनी है, 12 अनुसूचित। जो भी छोटे मोटे अपनी एग्जाम होती है, जैसे तुम्हारे हाईकोर्ट का होने वाला है या फिर 4th ग्रेड टाइप में एग्जाम होती है, सीटी होती है, तो उनमें ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और तुम इनको गलत करके आ जाते हो। आपको गलत नहीं करना, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से याद करना, लर्न करना, ठीक है। तो भाग 7 को यहाँ से हटा दिया गया है। देखो अगले संविधान चलते हैं, अपने संविधान क्या क्या विशेषता है। देखो एक तो होता है लिखित संविधान, भाई 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित संविधान। देखो लिखित संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है और दूसरा अपना अलिखित संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखो जो लिखित संविधान होता है वो कैसा होगा भाई, एक तो व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा ना, और उसमें सारी चीज लिखी हुई होगी ना, तो क्या होगा, देखो व्यवस्थित रूप से क्या होगा, संकलित होता है ना, कोई बुक में है और संरचित होता है ना, और ये औपचारिक रूप से गठित होता है, ठीक है, औपचारिक रूप से गठित होता है भाई, औपचारिक एक रूप होता है उसका ना। इसमें दूसरा है संशोधन करना आसान नहीं होता। वैसे अपने संविधान में संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में दे रखा है बताओ, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो कौन से में दे रखा है, 368 में दे रखा है, ठीक है। 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। किससे संबंधित बताओ, संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन करना क्या नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि हम इसमें देखो अपने संविधान संशोधन तरीके होते हैं। एक तो यह होता है भाई, एक तो होता है सामान्य बहुमत से, या फिर होता है उसमें 2/3 बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत के साथ में भी आधे राज्यों के बहुमत से। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं कि उसमें आधे राज्यों से या फिर आधे राज्यों से अधिक राज्यों का बहुमत लिया जाता है। तो आसान नहीं होता, क्योंकि सब लोगों की राय ली जाती है, उसमें जनता की भी राय ली जाती है। संविधान करना आसान नहीं होता, एक तो लिखित होता है, उसको लिखना पड़ता है उसमें, फिर है ना, तो ऐसा आसान नहीं होता, ठीक है। कौन से में, लिखित में। इसके अलावा जो कौन सा उदाहरण भाई भारत में कौन सा है लिखित संविधान, तो इसका क्या हो गया, उदाहरण भारत हो गया। दूसरा अपना अलिखित में क्या होता है, संरचित नहीं होता भाई, कहाँ चीज कोई सी पढ़ी, कोई बुक नहीं इनकी ना। और दूसरा औपचारिक रूप से गठित नहीं होता, कोई औपचारिकता नहीं होती इसमें, और इसमें संशोधन करना इसमें आसान होता है, भी लिखा तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे आसानी से संशोधन किया जा सकता है इसमें अलिखित संविधान में। अब दूसरा इसका उदाहरण कौन सा है, ब्रिटेन का। तो स्टेटमेंट में तुम्हारे कभी भी कुछ आ जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन सा तो लिखित है और कौन सा अलिखित है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ है ना। अगले इसमें चलते हैं। देखो संघवाद क्या होता है। संघवाद में यह देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों के अस्तित्व को दर्शाता है। क्या होता है, संघवाद। वैसे अपने यहाँ पे देखो सेंटर में क्या होता है, केंद्र सरकार होती है, केंद्र के नीचे जो होती है वो होती है अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें। भाई जैसे भारत में क्या है, नई दिल्ली में कौन सी बटे केंद्र सरकार होती है। उसके बाद में जैसे संसद होती है अपनी, और राज्यों में होती है विधायिकाएं होती है, वहाँ पे मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं ना। और अपने त्रिस्तरीय मतलब गाँव में जो पंचायत होती है, सरपंच वगैरह होते हैं, नगर निकाय होते हैं, तो अपनी त्रिस्तरीय सरकार होती है। तो एक तो हो गई केंद्र सरकार, ठीक है। एक तो कौन सी होगी, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो एक तो हो गई भारत में 3 स्तरीय सरकारें। कितनी स्तर की, 3 स्तरीय सरकारें। देखो एक तो संघीय केंद्र में ना, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, ठीक है। दूसरी राज्य जहाँ से सीएम वगैरह सरकार चलाते हैं। और तीसरी स्थानीय निकाय भी इसमें जैसे वो होती है ना अपनी, जैसे पंचायतें हैं, ठीक है, पंचायतें हैं। इसमें नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका नगरीय निकायों के लिए नगर पालिका हो गई। और यहाँ पे शहरों के लिए होगी जिला परिषद वगैरह हो गई, ठीक है, प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है। पंचायतों में सरपंच होते हैं। तो एक वो भी एक अपनी सरकार चलाते हैं, मैं अपने आप में सरकार है। जैसे अभी मैं वीडियो पद पे कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे गांव में भी एक सरकार के तौर पर काम चलते हैं, लेकिन सरपंच को क्या नहीं दिया जाता, कोई भी पार्टी का टिकट नहीं दिया जाता सरपंच को। लेकिन जैसे प्रधान वगैरह होते हैं, जिला प्रमुख होता है, तो उनको तो पार्टी का सिंबल दिया जाता है, उस पर चुनाव लड़ते हैं वो। तो वो भी एक स्थानीय सरकार होती है, मतलब लोकल लोगों की सरकार होती है। अपनी जो निचले स्तर की सरकार होती है वो होती है स्थानीय सरकारें, ठीक है। तो समझ गए यहाँ से भाई अपने भारत में 3 स्तर की सरकारें होती है। सबसे ऊपर कौन सी आएगी, संघीय केंद्र, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, ठीक है।
तीसरा होता है राज्य, ठीक है। उसके बाद में होता है स्थानीय सरकारें। तो स्थान में भी देखो नगर पालिका होगी, पंचायत हो गई, ठीक है। ये तो नगर पालिका हो गई, एक पंचायत हो गई, ठीक है। और पंचायत में भी पंचायत कितने स्तर है, 3 स्तर है। एक तो वही जिला परिषद, उसके बाद में पंचायत समिति, उसके बाद में ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत समझ गए ना तुम, जब भी तुम वीडियो बनाओगे तो कहाँ जाओगे, ग्राम पंचायतों में जाओगे। इसके बाद में होता है अपना संघीय व्यवस्था के तहत, ठीक है। संघीय व्यवस्था के तहत राज्य केवल संघीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि संविधान से भी अपनी अधिकारिता प्राप्त होते हैं भाई। मतलब जो संघीय व्यवस्था के तहत जो राज्य होते हैं केवल अपने संघ के लिए नहीं होते, वो उनको अपने अलग से संविधान में शक्तियां दी गई है। जैसे भाग 6 में क्या दिया गया है, जो राज्य सरकार उनके बारे में दिया गया है, किसमें, भाग 6 में। इसके बाद में देखो भारत में क्या है, भारत में एकात्मक प्रवृत्ति के साथ संघात्मक व्यवस्था मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था रखता है। मतलब भारत में क्या होता है भाई, एक तो होता है सरकार का एक रूप होता है कि सारी जो शक्तियां हैं सरकार चलाने की, सारी शक्तियां एक ही आदमी के पास रहती है। और यहाँ पे अपने क्या है, संघवाद मतलब एकात्मक भी अपना एकात्मक विशेषता भी रखता है। जैसे अपनी एकल नागरिकता है। और अमेरिका में क्या है, वहाँ पे भाई वहाँ पे तो जैसे राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है और जिस देश की नागरिकता अलग अलग होती है। लेकिन भारत में क्या होता है कि जो नागरिकता होती है वो एक ही होती है सबकी। मतलब भारत की नागरिकता लेगा, जैसे राजस्थान की नागरिकता तुम नहीं ले सकते, केवल एक नागरिकता होगी, वो होगी भारत की। तो इसमें क्या अपन इसको क्या बोलेंगे, एकात्मक बोलेंगे। तो एक चीज़ है सबके लिए, एक एकल संविधान है। मतलब भारत का क्या है, एक संविधान है सबका, पूरे राज्यों का एक संविधान है। 2019 में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के उसका अलग संविधान है, जिसको 370वां संविधान संशोधन को उठा दिया गया है, ठीक है। 370 को, अनुच्छेद 370 को उठाने के बाद अपना केवल एक हो गया। तो समझ में आ रही चीजें मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अपना कौन सा एकात्मक प्रवृत्ति के साथ में, एक के साथ में अपना मजबूत केंद्र के साथ क्या है, संघात्मक व्यवस्था। मतलब वैसे तो अगर कुछ भी नहीं हो, अपना अगर सब कुछ शांति से रहा तो क्या है, सब राज्य की शक्ति से काम करेगा और जो केंद्र सरकार वो केंद्र सरकार की तरीके से काम करेगी। लेकिन जब कोई ऐसी विवाद हो जाए या फिर राष्ट्र में शासन लगना हो जाए या फिर कोई उपद्रव हो जाए तो वहाँ पे केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। जैसे राज्यों की नियुक्ति करना होता है, उसमें एक केंद्र मतलब पूरी राज्यों को मतलब ऐसे शक्तियाँ तो देता है लेकिन सबको नियंत्रण में भी रखता है। आगे बात समझ में, ताकि अपना देश विघटन नहीं हो, उसका अखंडता बनी रहे ना, एकता अखंडता बनी रहे। अगले इसमें चलते देखो 3 स्तरीय सरकार होगी, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अगला है देखो संघीय विशेषताएं बनाम एकात्मक विशेषता। एकात्मक तो क्या होती है, ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी एकात्मक विशेषता है। और दूसरा प्रश्न आएगा तुम्हारे, निम्न में से कौन सी संघीय विशेषता है। देखो संघीय विशेषताएं तो क्या है, देखो संघीय विशेषताएं वो चीज होती है जैसे राज्य को भी वहाँ पे बराबर अधिकार मिले और जो है केंद्र को भी बराबर अधिकार मिले, स्थानीय सरकारों को भी बराबर अधिकार मिले। सबका एक चीज होती है, वो होती है संघात्मक। और एकात्मक होता है, देखो संघीय विशेषता में क्या, लिखित संविधान, मतलब सभी के लिए संविधान है तो लिखित हो गया, ठीक है। संवैधानिक सर्वोच्चता भी, संवैधानिक सर्वोच्चता सभी के लिए है, राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी है या फिर राज्य के लिए भी है या फिर केंद्र के लिए भी क्या है, संविधान की अपनी सर्वोच्चता होती है। और संविधान क्या है, कठोरता है। यहाँ पे संविधान क्या है, कठोरता है। दूसरा न्यायपालिका स्वतंत्रता भी, न्यायपालिका स्वतंत्रता सभी के लिए है, राज्य के लिए भी है और केंद्र के लिए भी है। तो क्या हो गया, संघात्मक हो गया। दूसरा यहाँ पे द्विसदनात्मक है, 2 सदन होते हैं ना भाई। जैसे अपन बात करें तो द्विसदनात्मक कैसे होगा, देखो एक तो होती है राज्यसभा, ठीक है, एक तो होती है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा निचला सदन, ठीक है। और ये हो गया उच्च सदन, राज्यसभा लोकसभा। ऐसे अगर तुम राज्यों में आओगे, राज्य में क्या होती है बताओ, राज्य में होती है एक तो विधानसभा, दूसरी होती है यहाँ पे विधान परिषद, ठीक है। जिसमें विधान परिषद होती है अपने 6 राज्यों में विधान परिषद, कितने में, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो द्विसदनात्मक हो गया भाई, 2 सदन हो गए। तो कानून जब भी बनेगा यहाँ पे दोनों सदनों में पहले जिसमें भी जाएगा उसमें दोनों सदनों से पास हो गई कानून बनता है। तो ये भी क्या हो गया, एक संघीय विशेषता हो गई राज्य सरकार की। दूसरा अपने यहाँ पे दोहरी सरकार होती है, क्या होती है, दोहरी सरकार, मतलब एक तो हो गई केंद्र की हो गई, एक हो गई राज्य की हो गई, ठीक है, दोहरी सरकार हो गई। अगला यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है, क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है इसमें। जैसे भाई संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गई। जब अपन 7वीं सूची पढ़ेंगे तो उसमें इन विषयों का अध्ययन करेंगे डिटेल से, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो गई, अपशिष्ट शक्ति हो गई। तो आती है शक्तियों का विभाजन अपना आराम से किया गया। यहाँ पे भी राज्यों के कुछ विषय दिए जाएंगे जिसमें कानून राज्य बनाएगा और संघ जो है उसको भी कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें वो कानून बनाता है। देखो एकात्मक विशेषता में अगर चलते हैं अपन तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एकल संविधान हो गया, एकल नागरिकता हो गई ना। दूसरा हो गया यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका होगी। एकीकृत वो तो क्या है, न्यायपालिका क्या स्वतंत्रता है। और यहाँ पे क्या एकीकृत न्यायपालिका होगी, मतलब सभी जो है अपना जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही सर्वोच्च होता है। उसके बाद में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, लेकिन सभी कानून इसके अनुसार चलते हैं ना। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके बाद जिला न्यायालय हो गया, ठीक है, जिला हाई कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय, ठीक है। उसके बाद जो निचली अदालत है वो हो गई। तो मतलब एक ही करते हैं सब में, एक कानून एक समान सभी के लिए। तो ये क्या हो गई, एक एकात्मक विशेषता हो गई। इसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भाई IAS वगैरह होते हैं, IPS होता है और IPS होता है। जैसे अपनी वन रिपोर्ट, उसमें क्या करता है, केंद्र सरकार उनकी भर्ती करवाता है और राज्य को वही अपने विभाग में बंटवारा करता है। तो मतलब राज्य के अंदर आती है वो सरकार, ठीक है, वो सेवाएं जो है अखिल भारतीय सेवाएं हो गई। मतलब IAS हो गया ना, इंडियन सर्विसेज, IPS हो गया, ठीक है, IPS, IFS हो गया।
तो ये क्या है, एकात्मक विशेषताएं, आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान तो कौन से अनुच्छेद में, 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। तो 360 में क्या हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपातकाल, और इसमें क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो ये क्या हो गया अपना एकात्मक और संघीय विशेषताएं हो गई। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। आगे इसमें चलते हैं। देखो भारतीय संविधान पर टिप्पणियां की इन लोगों ने ना, तो देखो इनके वैसे इनको पूछेगा नहीं एग्जाम में, मान लो तुमसे पूछ ले तो भाई ऐसे पूछेगा कि ये कथन किसका है। तो मोरिस जॉनसन ने क्या कहा था भारतीय संविधान पर, मोरिस जॉनसन द्वारा कहा गया था कि सौदेबाजी का संविधान है। कौन सा है भाई, अपना जो संविधान है उसके बारे में इन्होंने बोला था कि कैसा है, सौदेबाजी संघवाद है। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने क्या बोला, इसको सहकारी संघवाद बोला। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा क्या बोला गया, सहकारी संघवाद, मतलब सहकारी तो इन्होंने बोला, और सौदेबाजी इन्होंने बोला, ठीक है, मोरिस ने। और एकात्मक या अर्धसंघात्मक बोला अपना केसी व्हीयर ने, ठीक है, केसी व्हीयर ने, ठीक है, केसी व्हीयर। इसके बाद में केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद है, किसने बोला, ये आइवर जोनिंग्स ने, ठीक है। आइवर जोनिंग्स क्या बोला, केंद्रीकरण मतलब यहाँ पे केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संविधान। तो आ रही समझ में भी किसने क्या क्या चीजें बोली, तो वो चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो याद रखना ये सारी चीजें भाई, अपन को ये चीजें याद रखनी है यहाँ पे कि भाई किसने क्या चीजें बोली। और स्टेटमेंट में प्रश्न आ सकता है कि निम्न में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या फिर इनसे मिलान का चिन्ह करवा सकता है तुमसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अगले समय क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कौन सी है। देखो भारत में कौन सी, देखो अपने ने जो संसदीय प्रणाली ली है वो कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। जबकि अगर तुमसे बात करें कि यूएसए में क्या है, तो यूएसए में क्या है, अध्यक्ष ही सर्वोच्च होता है। वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है वही यहाँ पे सर्वोच्च होता है। जैसे वहाँ का राष्ट्रपति जो है वही सर्वोच्च होता है। तो वहाँ पे कौन सी है, अपने भारत में तो क्या हो गई, संसदीय सर्वोच्चता, क्या हो गई, संसदीय सर्वोच्चता में संसद जो करेगी वही कानून बनाएगी यहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वही वहाँ पे सर्वोच्च होता है। तो देखो अपन ने जो है जो संसदीय शासन प्रणाली वो कहाँ से लिए, अपने ने ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। और उसके बाद में सरकार के 3 अंग होते हैं यहाँ पे। देखो विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। तो विधायिका तो क्या करती है, कानून बनाना, ठीक है। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। जैसे इसमें कानून कौन बनाता है, अपना संसद बनाता है, ठीक है, संसद बनाती है। या फिर जो राज्य की जो विधानसभा है, विधायिका बनाएगी ना, विधानसभा बनाएगी। और इसमें कौन आएगी, लोकसभा और राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होएगा, ठीक है, राष्ट्रपति। आरंभ में जब कानून बनाई कौन, विधायिका बनाएगी। और विधायिका का मतलब हो गया एक तो संसद हो गया, और राज्य में कौन सी होगी, विधायिका, ठीक है, राज्य विधानसभा हो गई। और इसमें विधान परिषद को अपन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया राज्यपाल, हो गया राज्यपाल। तो ये मिलकर बना क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं भाई। जो मंत्री वगैरह होते हैं या फिर जो उसमें विधेयक बनाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो उसको उसमें पेश करते हैं। फिर उसमें सभी की सहमति होती है, बहुमत से पारित करवाया जाता है। फिर वो राज्यपाल के या राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके अपना कोई कानून बनता है। तो ये कानून बनाने के काम करते हैं, ठीक है, विधायिका। उसके बाद में जो कार्यपालिका है ये क्या करेगी, कानूनों की समीक्षा करेगी। और उसमें कोई गलती होगी तो उसको सुधार करेगी ना। कानूनों की समीक्षा करना कौन, कार्यपालिका, उनको लागू कराना, ठीक है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करेगी, कानूनों को लागू कराएगी। मतलब जो भी अपने जैसे भाई न्यायपालिका क्या करेगी, उनको लागू कराएगी। जैसे कोई एक्ट बना उसको लागू कराएगी, सरकार को ऑर्डर देगी। या फिर जो कार्यपालिका है जैसे IAS IPS जो भी अपन है लोक सेवक होते हैं, उनको वो कानूनों को लागू करवाते हैं। मतलब न्यायपालिका इसको ऑर्डर देगी, ठीक है, न्यायपालिका। अगले इसमें चलते थे, तीन स्तर तो हो गए अपने ना, सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद में जो है ये क्या है, वेस्टमिनिस्टर क्या है, जहाँ पे जो लंदन की संसद है ना, एक जगह का नाम है, क्या है, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है। और कहाँ पे ये जगह है, लंदन में है। और यहाँ पे क्या स्टेट है, जो ब्रिटेन की जो संसद है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ब्रिटेन की जो संसद है वो यहाँ पे स्थित है, ये जगह का नाम है। तो इसी वजह से ये जो संसदीय प्रणाली है इसका दूसरा नाम है, ठीक है, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, वेस्टमिनिस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम है। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम दूसरा नाम है, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम। तो देखो यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है उसका दूसरा नाम क्या है, एक तो यहाँ पे उत्तरदायी सरकार बोल सकते हैं भाई। जो अपनी जो संसद में सरकार होती है वो क्या होती है, मंत्रियों के प्रति या फिर जो विधायक है उनके प्रति अपनी जवाबदेही तय करती है, मतलब उत्तरदायी सरकार भी इसको बोल सकते हैं अपन। और इसमें क्या है, मंत्रिमंडलीय सरकार होती है भाई, मंत्रिमंडल अपना बनता है भाई, मंत्री क्या है उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, फिर विधायिका के जो प्रति उत्तरदायी रहती है, तो क्या होगी, मंत्रिमंडल सरकार होगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सरकार। क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार इसको बोल सकते हैं। देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भारत में संसदीय प्रणाली क्या है, भारत में जो संसदीय प्रणाली उसकी क्या क्या विशेषता है, देखो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। भारत में जो संसदीय प्रणाली होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा,
वास्तविक या नाम मात्र, ठीक है, वास्तविक या नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है बताओ? एक तो हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति है ना, और एक हो गया राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। भैया तो एक नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं, लेकिन कार्य तो कौन करते हैं? कार्य तो करते हैं या तो सीएम करता है, या तो करता है सीएम, या करता है पीएम करता है, ये होते हैं कार्यपालक, है ना, रियल तो ये होते हैं। लेकिन जो ये तो क्या होते हैं, बस साइन चलते हैं इनका ना, सिग्नेचर चलते हैं, बस किसी बिल को पास करना है, साइन करना है, तो इनका तो भाई क्या है, एक तो वास्तविक व नाम मात्र हो गए। तो वास्तविक तो कौन हो गया बताओ? तो वास्तविक में तो क्या हो जाएगा? सीएम या फिर पीएम हो गया, और कार्यपाल नाम मात्र में क्या हो गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया। समझ में आ रहा है ये चीजें? और उन्हें भारत में क्या होता है, जिसको बहुमत वाला उस दल की क्या बनती है? सरकार बनती है, और निचले सदन का विघटन होता है, जैसे भाई लोकसभा या विधानसभा का हो जाता है, विघटन हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में विघटन हो जाता है। तो ये क्या है, भारतीय की जो संसदीय प्रणाली उसकी विशेषता मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। भाई मान ली तुमसे प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधान की नहीं है, तो यहाँ से वो प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, जैसे भाई अभी बिहार में चुनाव हुए, ठीक है, जैसे बिहार के, जैसे मान लो राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो यहाँ पे बहुमत कितने पे बताओ? 201 पे यहाँ पे बहुमत है, ठीक है, 101 पे यहाँ पे बहुमत है। तो 101 पे बहुमत वाले दल की यहाँ पे सरकार बनती है हमेशा, जिसकी ज़्यादा सीटें होगी उसी की दल की सरकार बनती है। उसके बाद में जो कार्यपालिका की जो संयुक्त जवाबदेही होती है वो यहाँ पे होती है, पीएम या सीएम के नेतृत्व में सरकार चलती है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखो अगले में क्या है, भारत की जो संसद है, भारत की संसद, और यहाँ पे है ब्रिटेन की संसद। तो जो ब्रिटेन की संसद क्या है? संप्रभु है, और भारत की संसद क्या है? संप्रभु नहीं है, ठीक है, भारत की संसद संप्रभु नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे न्यायपालिका का भी अपने यहाँ पे रोल होता है, न्यायपालिका वहाँ पे जो है न्यायपालिका से सर्वोच्च होती है कौन? यहाँ पे क्या होता है, जैसे न्यायपालिका संसद यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, संसद यहाँ पे न्यायपालिका से भी ऊपर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। लेकिन अपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो संसद नहीं है, दोनों को समन्वय के साथ स्थापित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। और दूसरा यहाँ पे गणतंत्र या प्रधान निर्वाचन होता है, ठीक है, गणतंत्र या प्रधान यहाँ पे निर्वाचन होता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे जो इनका राजा होता है वो चलता है, यहाँ पे राजक्रम अभी भी चलता रहता है, जो राष्ट्रपति होता है वो राजा ही बनता है ना, और उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है अपनी क्या है, जबकि गणतंत्र या प्रधान निर्वाचन मतलब यहाँ पे अपने क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद में जो यूएसए में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली, यूएसए में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली है। अब संसदीय व्यवस्था में और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे दिया गया है, भाई कार्यपालिका और विधान जो है विधायिका है, ठीक है, क्या विधायिका में क्या होता है, समन्वय व सहयोग होगा। जबकि तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का केवल विभाजन होता है, इसमें शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। तो ये हो गया अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय व्यवस्था में जो फर्क होता है वो ये होता है। देखो अगले उस पर चलते हैं, संसदीय संप्रभुता में न्यायिक सक्रिय, देखो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या अंतर है। देखो जो न्यायिक सर्वोच्चता अपने जो लिए वो कहाँ से लिए, यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय से ग्रहण किया ना। और जो संसदीय संप्रभुता मैंने तुम्हें बताया था कि संसदीय प्रणाली वो कहाँ से लिए अपन ने, ब्रिटिश की संसद से लिए। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो संसदीय संप्रभुता है वो तो अपन ने कहाँ से लिए, संसदीय संप्रभुता अपन ने ब्रिटेन से लिए। जबकि जो अपने सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो कहाँ से लिए, यूएसए के संविधान से ग्रहण की है। देखो यूएसए में तो अपनी जो न्यायिक सक्रियता है उसमें भी फर्क है ना। अपने में क्या है, यूएसए में तो क्या है, विधि की नियत प्रक्रिया है, लेकिन जब अपने भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, आर्टिकल 21 में, ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपने यहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, विधि द्वारा नियत प्रक्रिया, मतलब विधि की जो नियत की गई जो प्रक्रिया वो है। इसके बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जबकि संसद क्या करती है, अपने संवैधानिक जो शक्ति होती है, संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत, ठीक है, 368 के तहत। तो भाई मतलब कोई अगर गलत कानून अपने ने बना दिया तो उसको क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको हटा सकता है, उसको रद्द कर सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जबकि संसद के पास क्या शक्ति है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। मतलब जब कानून संसद कोई कानून बनाएगी जब भी सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्य करेगा। तो समझ में आ रहा है कि अपने किस प्रकार से समन्वय किया गया है संसदीय सुप्रीम कोर्ट में और जो अपना संसद उसमें दोनों में समन्वय किया गया है। तो अगले उस पर चलते हैं, देखो अगला है अपना एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अपनी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जो अपने देखो स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे, मतलब देखो स्वतंत्र न्यायपालिका हम कैसे बोलेंगे भाई, जो न्यायाधीशों के जो पद होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो खुद न्यायपालिका के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में की जाती है, और उनको बीच में हटा भी नहीं सकते, ठीक है, बीच में कोई हटा नहीं सकता। कार्यकाल का पूरा फिक्स होता है, वेतन भत्ते कटौती नहीं कर सकते है ना। दूसरा कि संसद निधि से इनको वेतन दिया जाएगा, इनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी ना, और इनकी जो नियुक्ति है सेवा शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इनकी क्या होगी भाई, अपने जो फैसले वो अपनी स्वतंत्रता से जब भी तो दे पाएंगे, नहीं पर कोई प्रकार का दबाव नहीं होगा, इनकी नियुक्ति में कोई रोक टोक नहीं होगी ना, केंद्र सरकार में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। और दूसरा हो गया अपना एकीकृत, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या आएगा, हाई कोर्ट आएगा, ठीक है, हाई कोर्ट के बाद में जिला न्यायालय,
और जिला जिला न्यायालय आएगा। जिला न्यायालय के बाद में क्या आएगा, अन्य न्यायालय ना, अन्य न्यायालय मतलब छोटी अदालतें जो होती है, अन्य न्यायालय। बताओ सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है, बताओ सुप्रीम कोर्ट है 124 में, ठीक है, 124 से लेके 147 तक है। इसके बाद में देखो संघीय अदालतें, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने क्या है, संघीय अदालत में सबसे बड़ी अदालत है, संघीय अदालत या शीर्ष न्यायालय भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद में देखो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है, ठीक है, केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट जो होता है। आगे बात समझ में हमारे, एकीकृत है स्वतंत्र न्यायपालिका में, एक ही कानून सब जगह चलेगा। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि एक ही कानून राज्य में या फिर हर जगह जो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आता है वो सब जगह एक ही कानून चलेगा, ठीक है। तो एकीकृत हो गया और स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, मतलब न्यायपालिका जो न्यायाधीश होते हैं उनको ना तो कोई हटा सकता बीच में, ना उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती होगी, ना उनका ट्रांसफर किया जा सकता बिना कॉलेजियम व्यवस्था के, उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार नहीं करेगी। कौन करता है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनका नियुक्ति होती है। तो अगले इसमें चलते हैं। देखो अपने संविधान क्या दिए गए विशेषता बता रहा हूँ, जो मौलिक अधिकार अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो इनको मौलिक अधिकार को वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, संविधान की जो विशेषता है वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो संविधान की जो विशेषता अपने यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें अपन सारी चीज़ देखेंगे अपने संविधान क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो देखो मौलिक अधिकार कौन से भाग में, 3 में है, और अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद है यहाँ पे अनुच्छेद कौन से 12 से लेके 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार, भाग 3 में हो गया। और मूल जो संविधान था उसमें 7 अनुच्छेद थे और अब कितने 6 अनुच्छेद है। क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था, पहले 31 में था, अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और उसको 44 से ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, ठीक है, 31 और 78, ठीक है, 31 78 को द्वारा उठाकर 300 कौन से भाग में जोड़ दिया गया, भाग 12 में जोड़ दिया गया, और अनुच्छेद कौन सा 300 के में, ठीक है, 300 के में कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो तुमसे पूछ ले कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद है, एक तो हो गया तुम्हारे कानूनी अधिकार हो गया, भाग कौन सा हो गया 12 हो गया, और अनुच्छेद कौन सा हो गया 300 का हो गया। पहले कौन सा था, पहले भाग था अपना 31, जो अनुच्छेद 31 था, भाग कौन सा था 3 था, और कौन से संविधान संशोधन द्वारा 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में 31वें संविधान जो अनुच्छेद है उसको उठाकर 300 के में भाग 12 में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना। और देखो विधायिका है क्या, विधायिका या कार्यपालिका को मनमाने कानूनों को रोकता है कौन, जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है भाई, जैसे या फिर अनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर माने तो मूल जो अधिकार दिए गए हैं अपन को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन कोई कर दे तो अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, फिर वहाँ से अपन न्याय की गुहार लगा सकते हैं। और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है, ये तो करता है 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है 226 के तहत, क्या करता है, रिट जारी करता है, क्या रिट जारी करता है इनको लागू करने के लिए। ध्यान रखेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, 5 प्रकार की जो रिट होती है उनको अगले उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो हनन होने पर जा सकता है, और विधायिका या कार्यपालिका जो मनमाने कानून बनाता है उनको क्या करता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। देखो अगली स्लाइड पर चलो। अपने संविधान क्या है, एक तो भाई अपना संविधान जो है उसमें कठोरता भी है, कुछ जगह पे कठोरता है, कुछ जगह पे क्या है लचीलापन भी है। जैसे कुछ जो संविधान संशोधन अपने सामान्य बहुमत से हो जाते हैं पारित ना, और कुछ जो संविधान संशोधन वो उसमें विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों के बहुमत की भी जरूरत पड़ती है अपन को ना। तो ऐसे नम्यता भी उसमें और कठोरता भी है। देखो नम्यता फिर लचीला भी है, और अनम्यता मतलब कठोरता भी है का समन्वय है यहाँ पे ना। जैसे 368 में क्या होता है, संविधान संशोधन होता है, कहीं तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है और कहीं सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है, या फिर कहीं 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, या आधे से अधिक राज्यों को बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो आगे समझ में नम्यता अनम्यता कठोर, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं। देखो मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसमें जो है संसद क्या कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है किसी में मौलिक अधिकारों में, मतलब अपरिवर्तनीय तो नहीं, मतलब इनको परिवर्तन किया जा सकता है, किसको, अपने जो मौलिक अधिकारों को परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद में संविधान संशोधन द्वारा हटाया जाना या इनमें कटौती भी संभव है, ठीक है। संविधान संशोधन करके इनमें हटाया जा सकता है कोई संविधान के, लेकिन मूल ढांचा संविधान का है वो नहीं डगमगाना चाहिए। इसके बाद में अपना अनुच्छेद जो 20 है और 21 है द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है, ठीक है। मुझसे पूछ ले कि क्या मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, भाई हाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, बशर्ते कि जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो कुछ अधिकार आपको दिए गए उनको छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर ही उनको आपातकाल में हटाया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, स्थगित करना। इसके बाद में अपने जो DPS दिए गए ना, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, सिद्धांत है, ठीक है, भाग 4 में दिए गए अनुच्छेद कौन से 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 क्या है, DPS में ना नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। आगे बाद में ध्यान आगे समय में जब हम उनको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व उनको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो अगले इस पे चलते हैं।
मौलिक कर्तव्य बताओ कौन से में, भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में क्या है अपने मौलिक कर्तव्य, बताओ कितने हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10+1, 10+1 कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए, सरदार सर्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार सर्वर्ण सिंह समिति के आधार पर में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, सरदार सर्वर्ण सिंह समिति। तो कितने हैं टोटल बताओ, टोटल अपने 11 है। अब कितने 11, पहले कितने थे 10 और अब कितने 1 है। और मौलिक कर्तव्य कौन से में, भाग 4 में। इसके बाद में अपना जो संविधान है वो कैसा है, अपना जो राज्य है या फिर भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है या फिर पंथ निरपेक्ष। धर्म को क्या बोलते हैं, पंथ बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष मतलब भारत सरकार है किसी भी जो अपना जो कोई भी विशेष जो वर्ग है, जैसे सिख हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, तो किसी भी धर्म को ना तो कोई किसी को विशेष वो करेगी ना उससे दूरियां बनाएगी, मतलब सभी को बराबर रूप से मानेगी क्यों, सरकार। तो इस वजह से अपन हो गए एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हो गए। इसके अलावा जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उनमें वो डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार, अपने संविधान में कैसी व्यवस्था की गई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो वयस्क आदमी हो जाएगा वो इसको वोट डालने का अधिकार है। देखो वोट डालने का जो अधिकार है वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष थी पहले, अब कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अभी जो SIR चल रही है वो भी 18 वर्ष से, जो अपना 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो अपन को क्या मिल जाती है, वोटर ID मिल जाती है। तो वो ये है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कौन सी उम्र में 21-18 वर्ष की गई थी, तो कभी गई थी बताओ 1989 में। और संविधान संशोधन कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा अपने एकल नागरिकता मिलती है, जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे राज्यों की नागरिकता अलग मिलती है और अमेरिका की राजधानी अलग मिलती है। तो अपने तो क्या है, भारतीय नागरिकता मिलेगी, जिस राजधानी की नागरिकता तुम नहीं ले सकते, यहाँ पे एकल नागरिकता है। इसके बाद में क्या है, देखो अपने स्वतंत्र न्याय निकाय होते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, UPSC हो गया, कैग हो गया, और भी अन्य आयोग है, वित्त आयोग हो गया ना, 280 में क्या हो गया, वित्त आयोग हो गया। कुछ स्वतंत्र निकाय है, कुछ अपने UPSC कैग है, निर्वाचन आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, स्वतंत्र निकाय अपने हिसाब से काम करते हैं, सरकार के दबाव में काम नहीं करते। देखो अगले इस पर चलते हैं। अपने यहाँ क्या होती है, त्रिस्तरीय सरकारी मैंने तुम्हें बता दिया, केंद्र हो गया, राज्य हो गई, स्थानीय सरकार हो गई। देखो स्थानीय सरकार में देखो 11वीं अनुसूची क्या हो गया, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची थी, ठीक है, 11वीं अनुसूची। और 12वीं में क्या हो गई, जैसे अपने ये शहरी निकाय हो गया ना, शहरी निकाय हो गया, शहरी निकाय जैसे वही अपनी नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, ठीक है, नगर निकाय हो गई, ठीक है, नगर निकाय, नगर पालिका, ठीक है, ये तो हो गई। और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गई, पंचायत हो गई। पंचायत में क्या आती है बताओ, पंचायतों में क्या आती है बताओ, सबसे ऊपर क्या होता है, जिला परिषद, उसके बाद में पंचायत समिति हो गया, उसके बाद में ग्राम पंचायत हो गई। ये होगी अपने इसके भी 3 प्रकार है, ठीक है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार है। इसके बाद जो सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताओ कौन से संविधान में जोड़ी गई थी, तो 97 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 2011 में, उसमें संविधान दर्जा दिया गया था, इसको सहकारी समिति। और भाग कौन सा बताओ, 9 है, ठीक है, 9 भी है, 9 है, कौन सा, सहकारी समितियों का भाग है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद हो गया। इसमें जो 9 है आर्टिकल 43 टैम है, ठीक है, 43 टैम है, और 19वें में इसको जोड़ा गया सहकारी समितियाँ। मौलिक अधिकार अपना जो सहकारी समिति की स्थापना करना मौलिक अधिकार भी है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें संविधान की कुछ आलोचना की गई है, तो ये है, देखो उधार का संविधान, मतलब अपने 60 देशों से संविधान का अध्ययन करके भाई वहाँ से लिया, तो कुछ आलोचकों ने इसको बोला कि ये तो उधार का संविधान मतलब दूसरे देशों से लिया गया है। इसके बाद जो इसको बोला गया कि इसमें ज़्यादा वकील थे ना, दलीलें पेश हुई थी, तो यहाँ इसको बोला जाता है वकीलों का स्वर बोलते हुए आलोचना है, ठीक है। इसका बड़ा आकार है ना, काफ़ी बड़ा आकार है। इसके बाद कुछ ऐसा बोलते हैं कि 1935 जो अधिनियम है उनको हूबहू ही ले लिया गया, मतलब बिल्कुल ऐसे कैसे ले लिया गया। तो ये तो हो गई अपनी संविधान की बातें। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनाएंगे तो याद रख लेना, मैंने जो चीज़ें पढ़ाई वहाँ से तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अपन यहाँ पे MCQ भी लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और एक पूरी शेड्यूल वाइज तुम्हारी रोज क्लास होती है, तो इन क्लास को देखा करो, और बाकी तुम्हें सफलता मिल जाएगी। जैसे तुम इनको पढ़ोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपन आज क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और सभी पढ़ाई करना और अच्छे से तुम पढ़ाई करा करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को आज के लिए।